हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपका जो ज्योग्राफी है उसके अंदर जो दूसरा लेसन है उसको पढ़ेंगे। पिछला लेसन आपका कंप्लीट हुआ, उसका नाम था मानव भूगोल और प्रकृति और क्षेत्र कि मानव भूगोल के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और क्या क्या उसके कार्य क्षेत्र हैं और कौन कौन से उसके उप क्षेत्र हैं और किस प्रकार जो मानव भूगोल है वो मनुष्य के द्वारा और प्रकृति के द्वारा आपस में जिस तरह के आंतरिक या अंतर क्रियाओं के आपसी जो संबंध है उन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल कहलाता है। इस तरह की चीज़ों को हमने जाना और जानने की कोशिश की कि मानव भूगोल में किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ साथ तकनीकी का किस प्रकार उसका प्रयोग करके आगे बढ़ता है। और इसी के अंदर हमने 3 विचारधाराओं को पढ़ा था। एक निश्चयवाद विचारधारा थी, एक संभववाद विचारधारा और तीसरी थी नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद में हमने पढ़ा जब प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने आप को ढालता है, प्रकृति के अनुसार चलता है निश्चयवाद। संभववाद जब मनुष्य अपने तकनीकी का विकास करते हुए जो आदिम स्थिति है उनमें बदलाव करते हुए और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। और जो नई नवनिश्चयवाद जो विचारधारा थी उसके अंदर ये था रुको और जाओ, मतलब मनुष्य अपने तकनीकी के विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रकृति ने हमें दिए उन सबको पढ़कर जानकर आगे बढ़े, लेकिन प्रकृति संतुलन को बनाए रखे। ये सारी चीज़ें हमने पहला जो लेसन था उसके अंतर्गत पढ़ी। और आज का जो आपका लेक्चर होगा उसके हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। मतलब विश्व को मतलब पूरी दुनिया में, जनसंख्या का मतलब संख्या का मतलब जिसको गिना जा सके और जन का मतलब लोगों की, मतलब पूरी दुनिया में लोगों की जनसंख्या कहाँ पर कितनी है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है, कि क्षेत्र में ज़मीन कम है, लोगों के रहने की संख्या ज़्यादा है, कहीं पर ज़मीन ज़्यादा है, रहने के लिए लोगों की संख्या है वो बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें किन कारणों से होती है, जनसंख्या को कौन से कारण प्रभावित करते हैं और जनसंख्या किसी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन सारी चीज़ों को इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका जनसंख्या का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, जनसंख्या को कैसे उन आंकड़ों के द्वारा हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन किसी देश में जो भी हैं उनको और वहाँ की जो जनसंख्या है, इन दोनों को आपस में अध्ययन करने के बाद उस देश की नीति और उस देश की जो नीतियाँ हैं, जिस देश के विकासिक परिस्थितियाँ हैं या विकास की दर या शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वो उसके लिए प्राकृतिक संसाधन जो उस देश में मौजूद होते हैं और जनसंख्या, इन दोनों के अध्ययन से ही आगे नीति निर्धारित की जाती है। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। ये जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितने स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे होती है, क्या वे नगरों में रहते हैं और अथवा गाँवों में, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं, क्या वे काम कर सकते हैं। यही वे तथ्य हैं जिसके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। मतलब किसी देश की जब जनसंख्या बढ़ने लग रही है, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले जनसंख्या की गणना अंग्रेज़ों के समय में 1872 में की गई और 1881 में लगातार हर 10 साल में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है। और ये लगातार उसी समय से अब हर साल पूरे मतलब कि हर 10 साल में एक दशक में जनसंख्या की काउंटिंग की जाती है, जनसंख्या को गिना जाता है और उसके अंदर जो आंकड़े निकल के आते हैं उन आंकड़ों में देखा जाता है कि जिसमें स्त्री पुरुष कितने हैं
और उसमें पढ़े लिखे कितने हैं और किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है या बुज़ुर्गों की संख्या ज़्यादा है। वर्तमान समय में अगर भारत की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या औरों की जनसंख्या से दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है। लेकिन विशेषता भारत की ये है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें 60 से 70% ज़्यादातर 18 साल से लेकर और 40 साल तक के 18 साल से 40 साल तक के जो यूथ है, जो युवा है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उन संख्या ज़्यादा है, जो किसी देश को विकास करने के लिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 21वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप की विवेचना करेंगे। मतलब अब जो जनसंख्या का 2011 में जो मूल्यांकन किया गया था, पूरी दुनिया की जब जनसंख्या काउंट की गई तो उस दौरान 6 अरब से ज़्यादा जनसंख्या मनुष्य की पूरी दुनिया में मिली। और इन सारी चीज़ों का हम ये अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इसका घनत्व है, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर कौन से कारण रहे, और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारण होते हैं उन सब का इस अध्याय में आप अध्ययन भी करेंगे। और इसके अंदर जानेंगे कि लोग कुछ विशेष प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। वितरित का मतलब अलग है, समान रूप से नहीं, असमान रूप से मतलब कि बटी हुई है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पर कम है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत रुक जाने बारे एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी ये सत्य है। मतलब अब इस तरह की बात करते हैं कि एशिया देश को की अगर बात करते हैं तो एशिया देश को मानव घर के नाम से भी जाना जाता है। और मानव घर की जहाँ तक बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है भौगोलिक तौर पे वो प्रभावित करती है, और प्रभावित करने के साथ साथ यहाँ का जो प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ हैं वे भी प्रभावित करती है मनुष्य के रहने के लिए। और मानव जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी इन चीज़ों के लिए विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, मतलब कि ये भी उनके रूपों में जानेंगे कि जो किस प्रकार जनसंख्या के प्रारूप उन चीज़ों को देखते हैं या आंकड़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप में हमें किसी क्षेत्र की जनगणना की विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं या किस प्रकार बटे हुए हैं, कहाँ पर संख्या ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये सभी को जनसंख्या वितरित के नाम से जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन को इससे कहा जाता है, इस बात से लगाया जाता है मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% से 10% स्थल भाग में निवास करता है। मतलब पृथ्वी पे जो टोटल जो अगर ज़मीन की बात करें उसमें से 10% है उसके ऊपर ही मनुष्य निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, और इन 10 देशों में 6 एशिया में उपस्थित है। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। और एशिया के 6 देशों की आप बात करते हैं तो एशिया को मानव घर भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले अगर देशों की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट अगर 2 देश की बात करें तो एक तो चीन और जो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और दूसरे नंबर पे भारत। ये भी कहाँ पर है, एशिया में। और जो भी एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो चीन भी एशिया में आता है, भारत भी, और इसमें पाकिस्तान भी भारत में आता है, एशिया में आता है, बांग्लादेश भी, बांग्लादेश कुछ हिस्सा रूस का भी आता है। ये सारी चीज़ ये है कि भारत में जो एशिया महाद्वीप है उसके अंदर ये एशिया के देश है जिन जनसंख्या ज़्यादा है। और इनकी जनसंख्या क्यों ज़्यादा है, कौन से कारण है, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारण किस देश की जनसंख्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है और किस देश की जनसंख्या कम है तो उसके कारण क्या है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनाम दिए जाते हैं, प्रमोशन दिए जाते हैं, जागरूकता फैलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस अध्याय में किस तरह के कौन से कारण हैं इन सब
जो जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि इन सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। और जनसंख्या घनत्व हो या जनसंख्या वितरण, इन सब चीज़ों को किस मेथड द्वारा किस तरीके से जाना जाता है। और 2011 में जनसंख्या का जो वितरण आया, कहाँ पर कम कहाँ पर ज़्यादा रही, उसकी क्या परिस्थितियाँ थी, क्या उस तरह के हालात थे, और किन किन कारणों, कौन कौन से कारणों उन चीज़ों को प्रभावित किया, ये सारी चीज़ें आपके इस अध्याय में पढ़ेंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।